हेलो एवरीवन, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो पहले जो भी प्रीलिम्स अच्छे से दिए हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा। उत्तराखंड उन पीसीएस में है जो अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस बहुत ही अच्छे से और डिटेल में देते हैं। वो ऐसे पीसीएस बहुत कम ही हैं। तो इसमें एक अच्छी बात है कि आपके पास सब कुछ आपके सामने आ जाता है कि आपको कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोग एक बार समझते हुए पूरे सिलेबस को एनालाइज करते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम रिटन है, लिखना है। इसमें एक सामान्य हिंदी का पेपर है जो 150 का है। हर एक के लिए 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। एसए का पेपर 150 का है। एक्चुअली इसको तोड़ दिया गया है, अब ये हिंदी और एसए में बदल गया है। इसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर नंबर 1 जीएस पेपर 1। इसमें भारतीय विरासत एंड संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी और इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर पेपर नंबर 2 पे आओगे और ये सब जो पेपर है जीएस 1, 2 ऐसा करके ये 200 नंबर का है। पेपर 2 में पॉलिटी गवर्नेंस से सवाल होगा। इसके अलावा सोशल जस्टिस और आईआर से रिलेटेड सवाल यहाँ पे होंगे। तो पीएसआईआर का सॉफ्ट वर्जन यहाँ पे होगा। जीएस पेपर 3 में आएंगे तो साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारे सेक्शन आपको सामान्य अध्ययन 3 में देखने को मिलेगा। 4 में एज इट इज एथिक्स का पेपर है और एथिक्स है, और इसके अलावा जो केस स्टडी होगा इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे देखेंगे जैसा यूपीएससी के अंदर होता है। इन 2 पेपर को इन्होंने खास बनाया है स्पेशली उत्तराखंड के लिए। जैसे आप जीएस में उत्तराखंड के सवाल देखते हैं उसी तरह से जीएस पीटी में, उसी तरह से आप मेंस के जीएस में भी 2 पेपर सिर्फ उत्तराखंड का देखेंगे और इसके अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है जिसको अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। टोटल जो रिटन मेंस होगा वो 1500 का होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा वो 150 का होगा। आपको पता है मेंस का मतलब रिटन और इंटरव्यू दोनों होता है, तो टोटल मिला के 1650 इंक्लूडिंग इंटरव्यू। इस पे एक कटअप तैयार होगा जिसमें जो क्वालिफाई करेंगे वो सिलेक्शन लेंगे। अब एक एक करके हम लोग सिलेबस को देखते हैं। हम लोग जीएस पेपर 1 को देखते हैं, ठीक है। ये तो पीटी का है ना, मेंस को चाहिए। अब देखिए कि कितने अच्छे से इसको बताया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे पहला सामान्य अध्ययन हिंदी है, 3 घंटे का है, 150 क्वेश्चन, और किसके लिए कितना अंक दिया गया है ये यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। जैसे शब्द रचना, इसके अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरह से ग्रामर का हिस्सा है वो आपको देखना होगा। फिर शब्द विवेक, शब्द भेद जो तोड़ना होता है, संधि विच्छेद टाइप। उसके अलावा शब्द की शुद्धि, सेंटेंस रॉन्ग दिया जाएगा उसको राइट करना है। वाक्य रचना, फिर मुहावरे और उससे रिलेटेड जो लोकोक्तियाँ हैं उसके अर्थ को समझ के सेंटेंस में बताना होगा। पत्र लिखना होगा, फॉर्मल भी, इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप किसी अधिकारी को पत्र लिखेंगे, इनफॉर्मल मतलब घर परिवार रिश्तेदार दोस्त को पत्र, इस तरह से। फिर इसके बाद वो तो हो गया लेटर नॉर्मल। एक होता है अब है इसके बाद प्रतिवेदन, यानी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय के लिए उनकी घटना पे आधारित एक लिस्ट, आपको एक जिस्ट तैयार करना है। हिंदी में के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। फिर उसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन टाइप का जिसको आपको कंसाइज करना है समझ के। कंसाइज वाला ये है, प्रेसी जिसको कहते हैं, प्रेसी लिखना है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन को 1/3 में लिखना होगा। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शन है। यहाँ पे देखिए क्लियर नोट कर दिया गया है। क्या नोट किया गया है कि हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पे आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में कम से कम 35% अंक लाना कंपलसरी है। अगर नहीं लाएंगे तो आगे का पेपर चेक नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे पेपर में जो एसए का पेपर है। एसए में देखो क्या लिखा है कि 3 अलग अलग एसए में 3 खंड होंगे, तीनों के अलग सेक्शन होंगे और हर एक से एक विषय पर आपको एसए लिखना है। कितने? 700 से 800 शब्दों में। पहले में साहित्य, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र होगा। दूसरे में साइंस एंड टेक, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है, प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है,
और राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजना, तो बेसिकली ये करंट से रिलेटेड और थोड़ा इन्वायरमेंट को इन्होंने ऐड किया है। और तीसरा जो एस्से है वो प्योर उत्तराखंड स्पेशल है, यानी उत्तराखंड का सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, टूरिज्म और वहाँ की प्राकृतिक आपदा, इन सब से रिलेटेड कंटेंट तैयार करके जरूरत पड़ने पे उस पर आपको इससे लिखना है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, तो ओवरऑल आपने जो ऊपर के 2 टॉपिक देखे उसको मिला के ये तीसरा पार्ट तैयार कर दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि शब्द सीमा 700 से 800 और प्रत्येक निबंध के लिए जो पूर्णांक होंगे वो 50 होंगे, यानी हर कैटेगरी से आपको एक लिखना है, 50 नंबर का होगा। उसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन किया जाएगा। अब मूल्यांकन में देखो, भाषा और व्याकरण की शुद्धता पे इनका जोर होगा, उपयुक्त शब्द चयन, समझ में आ रहा है ना, इसके अलावा सुपाठ्य लिखावट यानी अच्छा लिखा होना चाहिए, विषय से संबंधित मौलिक विचारों का प्रतिपादन हो, विषय का बहुआयामी समझ और व्यापकता का प्रस्तुतिकरण हो। कितने अच्छे से बताया गया कि आपको आपसे एस्से में क्या क्या डिमांड किया जा रहा है। विषय से संबंधित विचार का व्यवस्थित, सुसंगत और तार्किक निबंध शैली का प्रकटीकरण हो, सिर्फ लिख नहीं देना है, इन सब का ध्यान रखना है। और विषय के संबंध में अस्पष्टता, अभिव्यक्ति क्षमता और विषय के संदर्भ में वृद्धिकरण एवं संक्षिप्तीकरण की योग्यता हो। यानी आपको कोई भी इसमें से टॉपिक दिया जाएगा, उसमें 2000-3000 में इससे लिखा जा सकता है, उसको आपको 700 से 800 शब्दों में लिखना है। तो कोई भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट है उसको बढ़ाना भी और उसको कम करना भी दोनों आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे जांच किया जाएगा। तो इस तरह से आप इससे कैसे लिखेंगे ये भी यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 6 के बीच में। टोटल अंक 200 और समय 3 घंटे। हिस्ट्री के जो पेपर 1 है इसमें आप देखो भारतीय विरासत है, संस्कृति है, वर्ल्ड का हिस्ट्री है, भूगोल है और समाज है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन से आधुनिक काल, यानी एंशिएंट इंडस वैली से उठा लो और या प्री हिस्टोरिकल पीरियड से उठा लीजिए, और वहाँ से लेके मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, यहाँ के साहित्य से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं, यानी ये एक तरह से क्या कह रहे हैं, 18वीं सदी का मध्य यानी 1757 पलासी वॉर। तो एक तरह से जब अंग्रेज आके यहाँ पे जम जाते हैं, उसके बाद से लेकर अंग्रेज के जाने के बीच की घटनाएं, यानी सारे मॉडर्न हिस्ट्री को उठाया गया है। साथ में पर्सनालिटी को भी उठाया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो विभिन्न चरण यानी फ्रीडम स्ट्रगल जो अलग अलग फेज में हुआ, और देश के अलग अलग भागों में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति और उनके योगदान से रिलेटेड, लाइक सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तो ऐसे करके उनसे पूछा जा सकता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के अंदर एकीकरण हुआ और भारत का पुनर्गठन किया गया, कैसे प्रिंसली स्टेट को मिलाया गया, उससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। ये तो रहा एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको 18वीं सदी से ही आना है, उसके पहले नहीं जाना है। जब एक तरह से औद्योगिक क्रांति हो गई, सब आराम से सेटल हो गए थे उस समय से। औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इन सबको शामिल किया गया। क्या लिखा है वर्ड? राजनीतिक दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक पूरा पेपर ही है, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो उसके पॉलिटिकल फिलॉसफी को यहाँ लिया गया है और उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट है उसको आपको दिखाना है। फिर इंडियन सोसाइटी का भी सवाल है, जैसे यूपीएससी में होता है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत में जो इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इसके बारे में आपको बताना है। महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक शहरीकरण, उनकी समस्या, रक्षोपाय। एक्चुअली सोसाइटी के अंदर जो इशू चल रहा है ना, जो भी सोशल इशू है, वो गरीबी, दहेज, जो भी होगा वो सब आ जाएगा इसमें। और साथ में वुमेन्स को फोकस करते हुए उनकी क्या दिक्कतें हैं। फिर इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा टाउन प्लानिंग हो रही है, टाउन बन रहे हैं,
तो उसको लेकर क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, ये बात की गई है। भारत के समाज पे भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है, ये भी सवाल है। सामाजिक सशक्तिकरण क्या होता है, संप्रदायवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, समझाइए। और ये धर्मनिरपेक्षता से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अलग अलग एस्पेक्ट में, यानी इंडियन सोसाइटी के अलग अलग पक्षों में बताना है। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता आपको बतानी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसको बताना है। इसके अलावा विश्व भर में मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, खासकर दक्षिण एशिया और भारतीय सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के अंदर क्या है। विश्व भारत सहित विभिन्न प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग को स्थापित करने के जिम्मेवार कारक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों। फिर भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, चक्रवात है, ये सब कैसे आता है, इनकी विशेषता, उनके आने वाले स्थान, और इसी तरह से जल स्रोत, आइसलैंड्स, वनस्पति, प्राणी जगत, यानी जो नेचुरल वेजिटेशन है, फ्लोरा और फौना है, उन सब के बारे में बताना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ और जो एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का, उसको यहाँ पे कवर किया गया है। ये है आपका पेपर 1। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में जैसे आप देखेंगे ऊपर ही लिखा है शासन व्यवस्था, फिर संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये टोटल 3 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का ये भी है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, उसका जो ऐतिहासिक आधार रहा है क्या क्या, उसकी विशेषता क्या रही, उसमें संशोधन कैसे होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रोविजन और बुनियादी ढांचा, ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन संघ और राज्य के काम क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा जो फेडरल ढांचा है उसके सब्जेक्ट क्या हैं, यूनियन ढांचे को भी उठा लीजिए, उसकी चुनौतियां क्या हैं, और बुनियादी संरचना यहाँ भी पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ भी पूछा है। भारत और राज्य के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय और चुनौतियां, किस तरह की चुनौतियां फेडरल स्ट्रक्चर को मिलती है, इसका उस पर कैसे यूनियन स्ट्रक्चर हावी है, और जो अलग मुद्दे हैं उसको। स्थानीय स्तर पे शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, पंचायत नगर पालिका टाइप, और उससे रिलेटेड चुनौतियां, तो एकदम शॉर्ट में आपसे वो भी पूछ लिया गया, उसके इम्पैक्ट भी, उसकी कमजोरियां भी पूछी गई हैं। इसके बाद विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, तो अलग तरीके से कैसे सेपरेशन पावर का हो रहा है, उससे रिलेटेड सवाल। भारतीय संविधान योजना को अन्य देश के साथ तुलना करना है। संसद और राज्य विधायिका, अब जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय, इससे रिलेटेड सवाल। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय के विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जुडिशरी को उठा लिया गया है, अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म, ये सब भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, यहाँ पे देखिए, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सवाल पूछा गया है। सांविधिक, विनियामक और अर्ध न्यायिक इकाई क्या होता है, उसकी विशेषता, उसके काम। सरकारी नीतियां और संघ, दानकर्ता, लोकोपकारी संस्था और अन्य पक्ष लाइक एनजीओ टाइप की बातें यहाँ पे की जा रही है कि कैसे। केंद्र और राज्य द्वारा जनता के अति संवेदनशील वर्ग लाइक अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन और अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय, मतलब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं का विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड सवाल।
लोकतंत्र में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है, ये भी होगा। तो अभी तक आपने अभी क्या देखा, पॉलिटी एंड जो और अप्लाइड सेक्शन है गवर्नेंस वाला, उसको आपने देखा। अब इन्होंने ये IR में आते हैं, भारत और इनके पड़ोसी देश, क्या संबंध है भारत और पड़ोसी देश के साथ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत जो अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट या अलग अलग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ होता है, MOU साइन होता है, अलग अलग देशों के अलग अलग ग्रुप में शामिल है, तो भारत को कैसे उससे फायदा मिलेगा और भारत पे कैसे वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। भारत के हित वर्तमान भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव। इसके बाद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच और उसकी संरचना और अधिदेश, जैसे UN क्या है, WHO क्या है, WTO क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर, इन सबसे रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं IR वाले सेक्शन में। इसके बाद सामान्य अध्ययन 3, यहाँ भी एज इट इज लिया गया है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, ये सब है, साथ में इकोनॉमिक्स को भी मर्ज किया गया है। तो पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स से ही सवाल पूछ लिया है। अब देखो, है ये सेकेंड नंबर पे, बट पहले इकोनॉमिक्स से पूछा है, बाकी सबको एक साथ पे लेके जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय। फिर सरकार का बजट क्या है, अलग अलग जो फसल है उससे, यानी हमारे यहाँ फसल का पैटर्न क्या है, सिंचाई के प्रकार क्या होते हैं, सिंचाई प्रणाली क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का स्टोरेज कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसको बेचते कैसे हैं, उससे संबंधित दिक्कतें क्या हैं, ठीक है। और उसके लिए हम प्रौद्योगिकी यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है। इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे सहायता ले सकते हैं, यही सवाल है। फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुरक्षा, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, ये इसके अंदर मर्ज किया गया है। इसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, यानी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके इम्पोर्टेंस, कार्य और उससे मतलब क्या आपूर्ति श्रृंखला के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी बात की गई है। भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की भी बात की गई है। उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन आया और औद्योगिक विकास पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो क्या किस तरह से लिबरलाइजेशन आया और उसका हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसकी बात की गई है। एकदम से जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे का जो डेवलपमेंट है उसको हम दिखाएंगे डाटा के साथ। निवेश मॉडल हमारा क्या है, उस निवेश मॉडल को दिखाएंगे। विज्ञान और तकनीक का विकास कैसे, अब आते हैं साइंस एंड टेक पे। अभी तक चल रहा था इकोनॉमिक्स, अब आएंगे साइंस एंड टेक पे। विज्ञान और तकनीक का डेवलपमेंट एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, उसका यूज क्या है और डेली लाइफ में हम कैसे उसका यूज करते हैं, ये बात मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। साइंस एंड टेक के बाद, साइंस एंड टेक के यूज के बाद, बस विज्ञान और तकनीक में भारतीयों ने क्या उपलब्धता हासिल की, हमारे देश में कैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है अलग अलग क्षेत्र में, वो बताना है। फिर जो टिपिकल टॉपिक है साइंस एंड टेक का, लाइक सूचना तकनीक, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, नैनोटेक, बायोटेक, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन और संरक्षण, ये है। आपदा प्रबंधन और आपदा, ठीक है। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच में संबंध। अब यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को ले लिया गया है। डेवलपमेंट और जो एक्सट्रीमिस्ट उदारवादी फैल रहे हैं उनको ही बात की गई है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौती करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, इंटरनल सिक्योरिटी, UPSC टॉपिक आ गया। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती,
उस आंतरिक सुरक्षा की चुनौती में मीडिया और सोशल नेटवर्क साइट की भूमिका इंपॉर्टेंट है ना। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन और इसको कैसे रोका जा सकता है, मैंने सबको खिचड़ी किया गया है इसमें। फिर सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा और चुनौती, उसका प्रबंधन, साइंस एंड टेक को कैसे डालेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम देखो पूछ दिया गया, संगठित अपराध क्या होता है, आतंकवाद के बीच क्या संबंध है, और विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाओं और उनके अधिदेश, मैंने अलग अलग जो सुरक्षा बल हैं उनके बारे में भी हमें जानना होगा। ओवरऑल वो सारी जानकारी जाननी होगी जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पेपर 4 में आते हैं जहाँ पे इथिक्स इंटीग्रिटी इनसे सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लो। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठता, ईमानदारी से संबंधित विषय के प्रति उनकी क्या अभिवृत्ति, उनका एप्टीट्यूड क्या है और उनका अप्रोच क्या है, और आचार व्यवहार से विभिन्न मुद्दे और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी के माध्यम से भी चुना जा सकता है और इसमें मुख्य क्षेत्र को कवर किया जाएगा। तो वही है जैसे यूपीएससी का पेपर है ना, लेकिन बड़े प्यार से अच्छे से इसको बता दिया गया है। अब देखते हैं नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या है। मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र का अलग अलग डायमेंशन यानी आयाम क्या है। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक, प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभिवृत्ति, ये जो हमारा एप्टीट्यूड है ना उसको लेकर उसका सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। नैतिक राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, ये इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठता, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, निष्पक्षता और संवेदना। यहाँ पे भावात्मक समझ यानी अवधारणा, उसकी अवधारणा क्या है। प्रशासन और शासन में इस भावात्मक समझ का जो सिंपैथी होता है उसका क्या इम्पैक्ट है, इसका उपयोग क्या है और प्रयोग क्या है। भारत और विश्व के नैतिक विचारक दार्शनिकों के योगदान, भारत और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का क्या योगदान है। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति और समस्याएं, सरकारी मुद्दा और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं निधि व्यवस्था के नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, ये इसमें आ गया। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या होगा। शासन में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, वर्क कल्चर इम्पॉर्टेंट है, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती, ये सब क्या है, ये सारे टॉपिक वही हैं जो लगभग यूपीएससी में पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड केस स्टडी। तो वही इथिक्स, इंटीग्रिटी और केस स्टडी का टॉपिक है। अब आइए उत्तराखंड के पेपर 5 में क्या है, 2 पेपर है ना। देखो पेपर 5 में पूछा गया इतिहास, कौन सा, एकदम स्टार्टिंग से, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थल, उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ के प्रमुख राजवंश, इससे रिलेटेड सवाल। उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन था उनका प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में पत्रकारिता का विकास, टिहरी रियासत के शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति, उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या उनका रोल था, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और टिहरी रियासत का विलय,
कैसे मिलाया गया। उत्तराखंड के जन आंदोलन, कूली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, चिपको आंदोलन, नशा विरोधी आंदोलन, सामाजिक सुधार, फिर टिहरी राज्य के में रियासत विरोधी आंदोलन, पृथक आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन और उसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम। अब उसके बाद उत्तराखंड के सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड वहाँ का परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति, नगरीकरण, औद्योगिकरण, मेला, पर्व, त्यौहार, खान पान, बोली, ये सब जितने भी है ना, सब जितने भी पीती में पढ़े वो सब याद कर लो। उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक और स्थानीय स्वशासन तथा लोक नीति। अब उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिस्टम, ये दिमाग नहीं खराब करेगा, नॉर्मल सा है। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, क्षेत्रीय दल, दबाव समूह, लोकायुक्त, ये सब वही टॉपिक है, उसी को उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिख देना है। और करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ देखिए टॉपिक पूछा गया है, जो वहाँ की करंट अपडेट है, कोई योजना होगी, कोई घटना होगी, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद उत्तराखंड को लेकर जो पेपर 6 है, जो लास्ट पेपर है, उसमें ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में उत्तराखंड का एरिया, विस्तार, उसका सामरिक महत्व, संरचना, उच्चावच, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, हिमनद, मृदा, झील, जलवायु परिवर्तन, वहाँ का रिसोर्स, जंगल, जल, खनिज, भूमि, एग्रीकल्चर, सिंचाई, उद्यान, पशुपालन, उद्योग। इसके बाद देखो क्या पूछा है, पर्यटन समस्या और संभावना दोनों। पर्यटन किस प्रकार समस्या है और किस प्रकार संभावना है। परिवहन, सड़क, रेल, वायु, जल विद्युत परियोजनाएं, जलीय संकट, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, जनसंख्या वृद्धि दर, जनघनत्व, लिंगानुपात, नगरीकरण, जनजातीय निवास, मानव विकास सूचकांक। तो ओवरऑल ज्योग्राफी ही नहीं, क्या क्या नहीं पूछ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सब कुछ पूछ दिया गया है। फिर इकोनॉमिक्स, एक्चुअली यहाँ हुआ क्या ना, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पोर्शन इन्होंने ज्योग्राफी में डाल दिए। इसके पहले वाले जीएस में भी आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए अब इकोनॉमिक्स है, राज्य की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। अब देखो यहाँ भी प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज एक ही है ना, वहाँ से सिर्फ उसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखना है, डाटा सेम यूज होगा। राज्य की आर्थिक रूपरेखा, अब राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय का प्रमुख स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर और औद्यानिकी, औषधि पादप, वन उत्पाद और पर्यटन। औद्योगिक नीति में जो इनका एमएसएमई नीति है, उसके अंदर बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प का उद्योग, निवेश परिदृश्य, समस्याएं और संभावनाएं, ये है। आधारभूत संरचना की बात करें तो रोड, रेल, वायु यातायात, इसके पहले भी पूछा गया ज्योग्राफी में। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा संचार को ऐड किया गया है। आर्थिक नियोजन और नीति की बात करें तो जो वार्षिक एनुअल प्लानिंग होती है उसकी बात की गई है। पंचायती राज संस्था की बात है, नगरीय स्थानीय निकाय की बात है। लोक वित्त की बात करें तो राजस्व प्राप्ति, राजस्व कर, उत्तराखंड का बजट। राज्य की प्रमुख आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी, प्रवासन, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय ह्रास, ये है। इसके बाद कुछ कल्याणकारी जो काम चल रहा है, कल्याणकारी काम में क्या, यूथ के लिए क्या है, बच्चे के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है, गरीबी के लिए क्या है, मनरेगा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सैनिक के लिए क्या कल्याण है और पुनर्वास है। ये सारे जो भी अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए क्या चल रहा है। आपदा प्रबंधन, अब उत्तराखंड है तो आपदा प्रबंधन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपदा की प्रकृति क्या है, उसका प्रभाव क्या है, प्राकृतिक आपदा के प्रमुख कारक तथा कम करने के प्रयास, अनाच्छादन, भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि, सूखा, हिमस्खलन आदि। आपदा प्रबंधन में बाधाएं, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भूमिका, आपदा प्रबंधन एक्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। उत्तराखंड में मानव संसाधन और सामुदायिक विकास, ठीक है। अब वहाँ पे कैसे बेरोजगारी की समस्या है, उसके प्रकार क्या हैं, सरकार की रोजगार से संबंधित योजनाएं क्या हैं, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास, वहाँ का मानव संसाधन प्रबंधन, उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल होंगे।
उसके बाद शिक्षा की बात करें तो उत्तराखंड में शिक्षा की पद्धति क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, महिलाओं और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों और अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा का क्या हाल है और क्या किया जा रहा है। उत्तराखंड शिक्षा के अधिकार, उत्तराखंड के सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन सबको यहाँ पे जोड़ा गया है। इसके बाद उत्तराखंड के मानव संसाधन के लिए, मतलब मानव संसाधन के विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उससे रिलेटेड योजनाएं, स्वास्थ्य और पोषण और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इनको आप इसी तरह से रिलेटेड और जो है उसको यहाँ पे पढ़ना होगा। यहाँ एक बार इसको भी देख लीजिए। इंटरव्यू, यह परीक्षा अभ्यर्थियों के सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति तथा क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को देखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषय से संबंधित होगी। यानी यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज की बात नहीं है, आपकी पर्सनालिटी चेक होगी इसके अंदर। तो ये सब सिलेबस रहा, इसी के अकॉर्डिंग इसके एक एक पॉइंट को आप तैयार करते चले जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग जल्दी ही बात करेंगे ताकि आपके लिए मेंस का पेपर ईजी हो जाए।